हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द फैसिलिटी मैनेजमेंट और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या है, कहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उनका जॉब को कैसे इन्हांस कर सकते हैं और उसमें आपको किस किस क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी मैं पहले बेसिक लेवल पे बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसको हाई लेवल पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसका क्या क्या यूज़फुल होता है। जैसे कि आपने 12th पास आउट करने के बाद कोई स्टूडेंट ITI करता है या कोई डिप्लोमा करता है, कोई NCVT करके ITI करता है, कोई फिर उसके बाद डिप्लोमा करता है। डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग करते हैं जिसको हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं या BTech बोलते हैं। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल में कैसे हैं, जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ये सब फील्ड्स के जो लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में स्कोप बहुत अच्छा खासा है टू वर्क करने के लिए। सो मैं एज अ बिगिनर आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ITI स्टूडेंट्स जो होता है वो अपना कैरियर फैसिलिटी मैनेजमेंट में एज अ इनिशियल लेवल पे एज अ टेक्नीशियन या हम बोल सकते हैं कि MST, उसको फुल फॉर्म में बोलते हैं मल्टी स्किल टेक्नीशियन। ये है कि आप एक ही पोजीशन में हैं, जैसे आप टेक्नीशियन और प्लम्बिंग का जो आप कंसिडर कर सकते हैं उसको बोलते हैं मल्टी स्किल टेक्नीशियन। तो इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि आपको पहला अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कोई भी फैसिलिटी में उसमें क्या क्या सिस्टम से बेसिकली आप कोई भी फैसिलिटी में आप देखेंगे। पहले तो फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि फैसिलिटी में आपको प्रॉपर्टी देख रहे हो या फैसिलिटी देख रहे हो। सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ एक कैंपस का जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ बिल्डिंग्स है और मल्टीपल्स ऑफ टेनेंट है। तो जो पूरी कैंपस को मैनेज करता है उसको हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को मैनेज करता है उसको इंडिविजुअल्स फैसिलिटी मैनेजर होता है। डिपेंड्स होता है कि बिल्डिंग में जो ओन्ड है या जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, राइट, वो कितने उसमें मल्टीपल्स टेनेंट है। तो मल्टीपल टेनेंट जो होंगे वो अपने मल्टीपल्स फ्लोर के अलग अलग फैसिलिटी मैनेजर रखते हैं। तो बेसिकली ये कहना है जो आपको ब्रॉडर एरिया है, जो बाहर के जो मीन्स बाहर का जो एरियाज़ है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हम उसको मैनेज करते हैं, और जो इंटरनल पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट। ये तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में बताता हूँ। अगर आप एज अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करें तो आपको क्या क्या सिस्टम्स को मेंटेन करना पड़ सकता है, कि जैसे कि एक बिल्डिंग में आपका मेन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई किसी का भी हो सकता है, यूटिलिटी प्रोवाइडर टाटा हो या अदानी हो, जहाँ पे मेन ST पैनल होता है, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर LT पैनल्स है, देन फ्लोर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर पैनल्स, या उसके बाद आपका DB लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन आता है, करेक्ट। सेम सिचुएशन अगर आप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनके LT पैनल्स होते हैं और ST पैनल्स होते हैं, वो डिपेंड होता है कि कितनी बड़ी आपकी साइड है। आप एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप एक साइड मैनेज कर रहे हो जहाँ पे आपको ST पैनल भी देखना है, LT पैनल भी देखना है, ट्रांसफार्मर भी देखना है, DG भी आपके पास भी है, UPS है, एलिवेटर्स है, एस्केलेटर्स भी है। ये सब पार्ट जो हो गए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स क्या हो गए। इसमें आपके जो मैकेनिकल सिस्टम है जो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग में जो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, आपका मेजर कूलिंग जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के लिए जनरली हम चिलर प्लांट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग 2 टाइप्स के चिलर प्लांट यूज़ करते हैं, एयर कूल्ड चिलर प्लांट और वाटर कूल्ड चिलर प्लांट। तो ये एप्लीकेशन के हिसाब से ये यूज़ किया जाता है, और इसकी स्केलेबिलिटी है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम द जैसे आपको स्मॉलर एरिया भी आपके लगे होते हैं, VRF सिस्टम्स लगा होता है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट वो फैसिलिटी में इंस्टॉल करते हैं। सो इसके बाद में आता है आपका सिस्टम। BMS क्या होता है? BMS एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आपकी पूरी बिल्डिंग्स के इक्विपमेंट्स जो लगे हैं वो इंटीग्रेट होते हैं टू BMS। आज आप मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग,
रिपोर्ट जनरेशन, उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिसमें आप यूज़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसका यूजेस क्या है। तो DDC में भी, BMS में भी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, कितने पॉइंट्स उसमें कनेक्ट हुए हैं, कितने DDCs है, IO पॉइंट्स है, राइट, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्या क्या कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंड करते हैं कि बीइंग एज अ MST और टेक्नीशियन जो एज ए न्यूली हायर हुआ है इन ए कंपनी, उनको क्या क्या देखना है। इनिशियल स्टेज पे उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि पहले भी आप कोई भी फैसिलिटी में आप जाते हो तो पहले उस फैसिलिटी की आपको SLD समझ के लेनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज़ अ कोर ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट। आपको कोई भी फैसिलिटी का SLD पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप इन केस ऑफ फॉल्ट सिचुएशन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया है। SLD आपका LT पैनल से भी स्टार्ट हो सकता है, ST पैनल से भी हो सकता है, DB लेवल्स पे भी हो सकता है, जितना आपका मैनेजेबल स्कोप दिया हो वो अंडरस्टैंड करने में। फिर आपको ये ट्रांसफार्मर है, जनरली इंडोर सिस्टम में हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और आउटडोर में हम लोग ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है कि आपको उसमें कि टैप कितने बार हुआ है। टैप चेंजर ये होता है कि जो आपके इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन होने की वजह से वो टैप चेंज करता है और आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है, दैट इज़ 415 वोल्टेज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका काउंटर और नंबर्स ऐड होते जाते हैं कि मंथ में आपका कितने बार टैप चेंजर वर्किंग हुआ है, और वो डिस्प्ले पे मॉनिटर होता है। AVR मीन्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, फिर आपको ST पैनल्स की रीडिंग्स लेनी है, जो जनरली 2 टाइम्स होता है एक शिप में। उसमें आपको वोल्टेज, करंट, KWH रीडिंग, देन आपको LT पैनल्स में जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं उनके फंक्शनैलिटी देखना है, सभी मीटर्स आपके ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर आपको ये देखना है कि VCBs हैं आपके यहाँ पे या SF6 है तो वो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, किसी का इंडिकेशन लैंप नहीं काम कर रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। कहीं पे वायर लूज है, विजुअल इंस्पेक्शन भी आप पैनल्स का कर सकते हैं ड्यूरिंग और डेली टू डेली मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए। और वो ओवरऑल जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं उनका कंजम्पशन अगर आपको लेना है तो आइडियली एक पूरे 24 आवर के शेड्यूल में 1 टाइम आपको रीडिंग लेने पड़ते तो कि आपको एक दिन की रीडिंग उसमें कंसिडर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, अगर आप DG मेंटेन कर रहे हो तो DG में आपको डिफरेंट चेक्स होते हैं, A चेक, B चेक, C चेक और D चेक जो शेड्यूल होते हैं। तो A चेक जो आपका डेली चेक होता है उसमें आपको फर्स्ट ये देखना है कि DG ऑटो में है या मैनुअल में। DG आपका कभी भी ऑटो मोड में रहना चाहिए, अनलेस एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू MST हु इज ऑपरेटिंग द DG। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है कि आपको बैटरी वोल्टेज बराबर है कि नहीं, टर्मिनल्स पूरे कनेक्टेड है, राइट, कूलेंट लेवल मेंटेन है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल लेवल पे चेक करनी है, क्योंकि इसकी चेकलिस्ट एक शिप में आप एक बार उसको कंसिडर करते हैं। फिर आप UPS अगर आप मैनेज कर रहे हो तो UPS की रीडिंग्स तो जनरली अगर आप डेटा सेंटर्स में हो तो आपको 2 आवर्स की रीडिंग लेनी पड़ती है। अगर आप नॉर्मल फैसिलिटी में तो स्टैंडर्ड में अब 4 आवर्स का ड्यूरेशन जनरली दिया होता है, बट डिपेंड होता है स्पेसिफिक साइट पे कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। उनमें हमको ये कंसिडर करना पड़ता है कि UPS में आपके कितने फ्रेम्स लगे हुए हैं, कौन से टाइप का UPS है, कन्वेंशनल है या मॉड्यूलर UPS है, उसमें कितने फ्रेम्स है, राइट। फिर उसको आपको पैरामीटर्स मॉनिटर करने हैं, वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, ऑपरेटिंग KW क्या हो रहा है, क्या अभी चल रहा है उसके ऊपर। सो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, UPS जब आप मॉनिटर करते हैं तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना है कि जो लोड UPS पे होता है वो कभी भी 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि जनरली अपना UPS जो ऑपरेट होता है वो पैरेलल में ऑपरेट होता है। पैरेलल में ऑपरेट होने की वजह से जो उस पर
इन केस ऑफ एक यूपीएस आपका फेल होता है, तो जब लोड ट्रांसफ़र होगा एक यूपीएस से दूसरी यूपीएस पे, तो वो सिचुएशन में आपका जो लोड है, अगर पर्टिकुलर यूपीएस पे मोर देन 50% है, तो वो जब लोड ट्रांसफ़र होगा तो वो लोड को ट्रिप कर देगा। तो मेक श्योर करना है कि जनरली 40% के ऊपर लोडिंग नहीं होना चाहिए यूपीएस में। इन केस अगर आपको रीडिंग देते समय कुछ वेरिएशन दिखता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आता है, तो आप तुरंत अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर इसमें जो KW है, जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है, वो नॉर्मल डे से ज़्यादा दिखा रहे हैं, सो दैट आप उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। वो बिकॉज ऑफ मेनी कोई एडिशनल लोड है या सडन कोई लोड पैटर्न में चेंजेस हो, सो दैट यू कैन मॉनिटर द यूपीएस बिफोर गोइंग इनटू द ट्रिप पोजीशन। For any other abnormality, you can also check the battery breaker. It should be on condition. और आपको ध्यान में रखना है कि जो बैटरी वोल्टेज होता है जनरली चार्जिंग कंडीशन में 35 वोल्टेज होता है और आपका डिस्चार्ज वोल्टेज 12 वोल्ट के आसपास होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि पर बैटरी का जो वोल्टेज है वो 10.5 वोल्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मोड में, जब आप उसको बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये रही आपका यूपीएस से रिलेटेड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एसटी पैनल में क्या क्या दिखना है, एलटी पैनल में क्या क्या दिखना है, फिर आपको डीजी में क्या दिखना है, फिर आपको यूपीएस में क्या दिखना है। फर्स्ट एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप एमएलटीपी में या एलटी में पैनल्स पे काम करते हो, तो उसमें एक मेजर अंडरस्टैंडिंग ये आपका होना चाहिए कि आपको वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके पास कितने ट्रांसफार्मर है, इसमें चेंज ओवर कैसे होता है, एक ट्रांसफार्मर पे कौन कौन से क्रिटिकल लोड है, कौन कौन से नॉन क्रिटिकल लोड है, कौन सा ब्रेकर बंद होने पे लोड आपका किस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ट्रांसफ़र होगा। सो दैट ये आपको क्यों अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। तो वो सिचुएशन में आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका एक ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो ब्रेकर है, क्योंकि सो दैट आपको लोड मॉनिटरिंग पैटर्न भी समझना चाहिए कि ट्रांसफार्मर 1 पे कितना लोड है, 2 पे कितना लोड है, वो भी लोडिंग आपका मिनिमम लोडिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाया जाता है, जिसमें आप अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ें कैसे फंक्शन करती है। और दूसरा होता है यूपी होता है इमरजेंसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब वो चीज़ें तभी यूज होंगी जब आप इमरजेंसी आएंगे। इमरजेंसी आपका केस बेस्ड सिनेरियो होता है, जैसे ट्रांसफार्मर नंबर 1 फेल हुआ तो आपको क्या क्या डिसीजन लेना है, ट्रांसफार्मर नंबर 2 पे लोड डालना है, ट्रांसफार्मर नंबर 2 फेल हो तो 1 पर लोड डालना है। इससे भी आपका ब्रेकर फेल हुआ है तो आपको क्या चेक करना है, आपके अलावा स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर है या डीजी है, जो भी इसमें सिनेरियो होगा, ये साइड स्पेसिफिक होता है। तो इस चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके चेकलिस्ट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको क्या क्या पैरामीटर्स मॉनिटर करने चाहिए। अभी मैंने आपको खाली रीडिंग्स बताई जो आपको रीडिंग लेना चाहिए। जैसे चेकलिस्ट इन टर्म्स ऑफ आपका इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चेकलिस्ट है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स है, क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, फिर मैकेनिकल सिस्टम में क्या होना चाहिए, एचओज में क्या क्या पैरामीटर आपको चेक करना चाहिए, सो दैट आप एफिशिएंटली मॉनिटरिंग कर सको। और एक बात और है कि आपको एक लेवल पे जब आप एज अ मल्टी स्किल टेक्नीशियन जॉब करते हो, तो आपका एक व्यू होना चाहिए कि आप एक लर्निंग थॉट प्रोसेस है, कोई भी जॉब कीजिए। सो दैट इंजीनियर है इनिशियल स्टेज पे यू मे नॉट गेट द जॉब एज अ शिफ्ट इंजीनियर, सो उस ड्यूरेशन में आपको एज अ सुपरवाइज़र या एमएसटी के रोल पे आपको जॉब करना है। सो दैट आप पहले वर्किंग पैटर्न अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो कि वो फैसिलिटी में क्या क्या वर्किंग पैटर्न होता है, कैसे कैसे सिस्टम ऑपरेट होता है, क्या क्या उसके एसओपीज है, यूपी से चेकलिस्ट है। सो दैट बट आपका माइंड फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि आपको मुझे 1 ईयर के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि आप उतने सिस्टम को हैंडल करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल मतलब आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जस्ट आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करने की चीज़ें कैसे फंक्शन करती है। सो दैट आप सुपरवाइजर से फिर शिफ्ट इंजीनियर रोल के लिए जा सकते हो कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास खुद को एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप क्या चीज़ें आनी चाहिए क्या नहीं। चेक करते हो कि जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी क्या क्या आपको ऐड करना है, सो दैट आप धीरे धीरे बाद में प्रोग्रेस कर सकते हो। फैसिलिटी मैनेजमेंट में मैं आपको एक बता दूँ कि आपको इनिशियल लेवल पे थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जैसे सिस्टम को जितना लर्न करेंगे
जितना आपको नॉलेज मिलेगा उतना आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। इसमें कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि आपको 6 महीने में ही 1 साल में ही आपको सीखना है। आपका लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कम्युनिकेट कितना जल्दी कर पा रहे, चीज़ों को समझ कितना पा रहे, तो आप इतनी जल्दी से आप चीज़ों को कैप्चर करोगे। मेक श्योर करके आप नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाओगे तो आपको उसका विजुअल इम्पैक्ट आएगा कि भाई नहीं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लिख के आप जब सीखोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। वो आपके लिए बेनिफिशियल, ताकि आप उसको बाद में रिव्यू कर सको। ठीक है, तो वील द चेक लिस्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।